नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लास में ज्ञानेंद्र धारिया। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में भी आज हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के आज हमारी थर्ड क्लास है और आज हम देखने वाले हैं भैया पंचवर्षीय योजनाओं से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, कौन से नोट पॉइंट है जहाँ से पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन निकल कर आएगा। उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं मिलती। तो देखिए दोस्तों, इन सारी बातों को देखिए। सबसे पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ छठी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 5 पंचवर्षीय योजनाओं को हम क्या कर चुके थे भैया, पहले पढ़ चुके थे। 5 पंचवर्षीय योजनाओं को हम पहले पढ़ चुके थे। सबसे पहले देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो छठी जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भाई यदि कार्यकाल की बात करें तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा 1 अप्रैल 1980 से 1985 तक। क्योंकि पता क्या हुआ था, जब मैंने आपको क्लास कराई थी, पिछली क्लास में बताया था, तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो आई थी ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक रही थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना इस प्रकार से तो रही थी। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी FY यानी 5 ईयर प्लान, 5वां 5 ईयर प्लान रहा था आपका 1974 से 1978 तक। क्यों रहा था? क्योंकि इस दौरान कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और जनता पार्टी सरकार शासन में आई। जनता पार्टी का में भी शासन में रही, जनता पार्टी शासन में रही यहाँ पर। और फिर 1978 से 1980 तक कौन सी पार्टी शासन में रही? यहाँ पर रही थी जनता पार्टी का शासन रहा, जनता पार्टी। और इस जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे मोरारजी देसाई जी। कौन बने थे? मोरारजी देसाई यहाँ पर पीएम बने, मोरारजी देसाई। भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री बनाए हैं मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनाए गए और इन्हीं मोरारजी देसाई ने एक प्लान चलाया था, रोलिंग प्लान, रोलिंग या फिर अनवरत योजना चलाई थी जो 2 वर्षों के लिए चली। क्या चलाई थी इन्होंने? मैं आपको बताया था। इन्होंने क्या बनाया था भैया, इन्होंने एक योजना चलाई थी, अनवरत प्लान चलाया था, अनवरत प्लान चलाया था। पंचवर्षीय योजना को हटा करके अनवरत प्लान या फिर रोलिंग प्लान चलाया गया था। और ये रोलिंग प्लान कितने वर्षों तक चला? ये 2 वर्ष तक चला। कब तक? 2 वर्ष तक चला था। फिर उसके बाद में पुनः कांग्रेस सरकार शासन में आ गई और इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी। 1980 से 85 का कार्यकाल है। उस कार्यकाल के लिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की बनने के बाद में इस रोलिंग प्लान को हटा करके क्या कर दिया, पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी दोबारा से। क्योंकि मोरारजी देसाई ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया, उनके स्थान पर रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना चलाई गई थी। अब होता क्या है, 1980 में कांग्रेस की सरकार बन गई दोबारा और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और इंदिरा गांधी ने इस रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना को बंद करके क्या चला दिया भैया, पंचवर्षीय योजनाएं चला दी। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। और इसी कार्यकाल के दौरान 1984 में क्या हुई थी, इंदिरा मृत्यु हुई थी, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। इंदिरा गांधी हत्या कर दी गई 1984 में। तो 1985 तक 5 पंचवर्षीय योजनाएं चली। अब देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी जो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसका जो मुख्य प्राथमिकता थी छठी पंचवर्षीय योजना की, छठी पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता थी गरीबी निवारण तथा रोजगार कार्यक्रम। गरीबी निवारण तथा रोजगार कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना की मुख्य क्या थी भैया, मुख्य थीम थी। और इसका जो विकास दर थी, जो इसका विकास दर लक्ष्य रखा गया था वो 5.2 था। 5.2 इस योजना का लक्ष्य रखा गया था विकास का। लेकिन कितना प्राप्त हुआ? लेकिन वास्तविक दर कितनी रही? प्राप्त कितना हुआ? 5.4 प्राप्त हुआ। 5.2 हमने अनुमान लगाया, उससे भी कितना बढ़ के मिला हमें? उससे भी हमें 0.2 बढ़कर मिला। इसका इंक्रीमेंट हुआ इसमें वास्तविक दर में। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, इस योजना के प्रमुख कार्यक्रम और प्रमुख योजनाएं क्या थी उनके बारे में चर्चा करेंगे।
छठी पंचवर्षीय योजना गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। मैंने आपको बताया भैया, गरीबी निवारण रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि देखिए गरीबी निवारण और ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए। इस छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण और आपकी गरीबी निवारण और गरीबी निवारण, ग्रामीण बेरोजगारी और आपकी गरीबी बेरोजगारी के उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है उससे निपटना, उससे खत्म करना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? खत्म करना, समाप्त करना। समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए गए। और एक प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसी जो योजना थी छठी पंचवर्षीय योजना, इस योजना में आईआरडीपी, एनआरडीएफ, ट्राइसेम और आपकी आरएलजीपी की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ आपकी इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी, इनके कार्यकाल में छठी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी इंदिरा गांधी जी के। 12 जुलाई 1982। अब देखिए बात आती है, इन्होंने कुछ समितियों का गठन करा, मतलब इन्होंने कुछ संगठन भी बनाए थे छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना के तहत निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन किया गया। तो वहां पर किस प्रकार के कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए 12 जुलाई 1982 को शिवरमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस समिति की सिफारिश पर किया गया? शिवरमन समिति के अनुसंधान नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड के साथ साथ 1980 में। अब देखिए पहले हिंट देखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई नाबार्ड की स्थापना। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, कब की गई? 1982 में की गई। तीसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो कब किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? आपकी छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई, नाबार्ड की स्थापना की गई। और 1980 में 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आप बताएं, इंदिरा गांधी ने ही 1969 में 13 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 13 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। फिर दोबारा इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो इन्होंने 1980 में 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना की गई। भाई यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बनता भी है और कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अब देखो ना, इस योजना के तहत योजना के कार्यदल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग को गरीबी रेखा के ऊपर चिन्हित करते हुए गरीबी निर्देशांक निर्देशित किया गया। और आप यहाँ भैया गरीबी जो होती है भारत में किस प्रकार हम तय करते हैं कि कौन गरीब है, कौन गरीबी रेखा से ऊपर है, कौन गरीबी रेखा से नीचे है। तो जो इसी योजना में 1982 में योजना आयोग, किसके द्वारा भी? योजना आयोग, मैंने आपको पढ़ाया था योजना आयोग शुरू में। योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग को गरीबी रेखा के ऊपर एक निर्देशांक के रूप में निर्देशित किया गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सातवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना को एक बार रिवाइज कर लेंगे दोबारा। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। किस समिति की सिफारिश पे की गई? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पे की गई नाबार्ड की स्थापना। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा किसका कार्यकाल के दौरान की गई? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान की गई थी, वो बात मैंने आपको बताई। देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना आती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले पूछेगा कार्यकाल, क्योंकि यदि आप कांस्टेबल लाइन में कहीं पर भी यदि आप एग्जाम देंगे और योजना से यदि क्वेश्चन आता है ना, तो वो उनका कार्यकाल ही पूछ लेता कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 के दौरान रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी थे।
अब देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर थी, विकास दर 5% की तुलना में वास्तविक विकास दर 5.8 थी। मतलब जो हमें अनुमान लगाया कि देखिए हम इस पंचवर्षीय योजना के तहत 5 पॉइंट कितनी भैया 5% की विकास दर से आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी वास्तविक दर कितनी रही? हमारी वास्तविक दर रही 5.8 रही। मुख्य प्राथमिकता क्या थी? गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करना। 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य थीम थी गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करना। देखिए ये बात हमें समझ में आती है, गरीबी समाप्त कर दी, ठीक भैया, बेरोजगारी समाप्त कर दी, लोगों को रोजगार दे दिया, कम कर दी भैया। लेकिन ये क्षेत्रीय विषमता जो है, ये क्षेत्रीय विषमता यहाँ पर नजर आ रही भैया, ये हमारी समझ में नहीं आई। ये क्षेत्रीय विषमता क्या होती है? तो देखिए सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रीय विषमता क्या होती है। क्षेत्रीय विषमता, एक छोटी सी हेडिंग डाल लेंगे क्षेत्रीय विषमता करके। क्षेत्रीय विषमता करके हेडिंग डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको इंडिया का मैप नजर आ रहा है, ये इंडिया का मैप है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या है भैया अपना पूरा इंडिया है। अब आप एक बार बताओ, जो आपका एनसीआर का क्षेत्र है, ये वाला जो एनसीआर का क्षेत्र है, एक तो ये क्षेत्र, दूसरा ये छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला क्षेत्र, ये वाला जो नक्सल बेल्ट है, क्या इन दोनों की तुलना कैसे करेंगे? आप देखो भैया ये दिल्ली वाला क्षेत्र है ना, एनसीआर वाला, कौन सा भाई? ये जो दिल्ली वाला क्षेत्र है एनसीआर वाला, ये तो बहुत ज्यादा डेवलप है, लेकिन यही झारखंड वाला, ये वाला छत्तीसगढ़ वाला और आपका ये बिहार वाला, ये पार्ट तो क्या है भैया बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। तो किन्हीं दो स्थानों के बीच में उनके रोजगार, उनकी शिक्षा, उन क्षेत्रों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भी बहुत सारी विकास परियोजनाओं को यदि हम देखें तो उनके कहेंगे हम क्षेत्रीय विषमताएं कहेंगे, इस क्षेत्र में तो अधिक है, यहाँ पर है कम। तो इन क्षेत्रीय विषमताओं के क्या परिणाम होते हैं? ये देखिए आप यूपीपीसी से यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्षेत्रीय विषमताओं से आप क्या समझते हैं। तो वहाँ पर हमें बताना क्षेत्रीय विषमताओं के प्रभाव, पहले तो बताएंगे क्षेत्रीय विषमता क्या होती है, क्षेत्रीय विषमताओं के प्रभाव क्या होते हैं। अब आप इस तरह से देखिए भाई, ये वाली बेल्ट क्या है? ये बिहार वाली बेल्ट है, ये महाराष्ट्र और गुजरात वाली बेल्ट है। इसको लिख लेंगे ए, इसे लिख लेंगे बी। अब सरकार ने कोई बजट पेश करा, सरकार ने क्या किया, तो बजट पेश करा और उस बजट में देखना ये वाला क्षेत्र तो पहले से ही पिछड़ा हुआ है, क्या है भैया? पिछड़ा क्षेत्र है। और जो आपका गुजरात महाराष्ट्र वाला पार्ट है, ये क्या भैया? ये काफी डेवलप है। अब आप एक बार बताओ, ये जो महाराष्ट्र गुजरात वाला पार्ट है, ये डेवलप है कि नहीं है? ये तो काफी डेवलप एरिया है। अब यहाँ पर तो रोजगार भी होगा, भाई सरकार ने क्या किया, इस क्षेत्र को अधिक डेवलप कर दिया, इस क्षेत्र को पिछड़ा छोड़ दिया। तो यहाँ पर तो क्या होंगे, अधिक कंपनियां होंगी, यहाँ पर क्या होंगी, अधिक कंपनी होंगी, रोजगार अधिक होगा, रोजगार भी अधिक होगा, इस साइन का मतलब होता है अधिक होना, रोजगार भी अधिक होगा। और क्या होगा भैया, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ऊपर होगी, शिक्षा भी कैसी होगी, उच्च होगी, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कैसी होंगी, ये भी सही होंगी। दूसरा, ये जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ, जिस क्षेत्र पर सरकार ने ध्यान कम दिया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गरीबी, यहाँ पर होगी गरीबी, भुखमरी। शिक्षा का स्तर कैसा होगा, शिक्षा का स्तर होगा डाउन। तो अब एक बताओ, अब ये लोग अपनी इन सब चीजों से निपटने के लिए किस तरफ प्लान करेंगे? ये लोग जाएंगे कहां पर? ये लोग जाएंगे इस तरफ मूव करेंगे, रोजगार के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यूपी बिहार वाले इस तरफ जाते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, अब जब ये वाले लोग, इस पार्ट वाले लोग इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो मौजूदा लोग पहले से हैं वो क्या करेंगे, इन लोगों का विरोध करेंगे कि देखिए हमारे यहाँ तो पहले से रोजगार काफी था, लेकिन यूपी बिहार वालों ने क्या करा, रोजगार की समस्या यहाँ पर उत्पन्न कर दी। तो वो लोग क्या करेंगे, इनको हीन दृष्टि से देखेंगे, इन्हें वहां से भगाना शुरू कर देंगे। अब जब इनको यहाँ पर यूपी बिहार वालों को यहाँ पर बेइज्जती फील होगी या झारखंड वालों को बेइज्जती फील होगी, तो ये क्या सोचेंगे, यार ये महाराष्ट्र वाले तो काफी डेवलप हैं, और इन दोनों के मध्य क्या होगी, क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न हो जाएगी, क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न हो जाएगी। बेचारे पहले से ही थोड़े से अशिक्षित थे, सरकार के कुछ कार्यों के कारण पहले से ही थोड़े अशिक्षित हैं, इनके मन में घिन भावना क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो दो क्षेत्रों के मध्य क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी क्षेत्रीय विषमताओं को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था
सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया सातवीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखो भी इसमें विकास दर जो लक्ष्य था विकास दर का 5 रखा गया और 5.8% मैंने अभी बताई वास्तविक, मतलब हमने इतनी विकास दर से आगे बढ़ने का प्लान किया लेकिन वो 5.8 की गति से आगे बढ़ी। अब देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख योजनाएं कौन कौन थी? हर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सितंबर 1986 में कपाल की स्थापना की गई, 1989 में जवाहर रोजगार योजना और 1989 में नेहरू रोजगार कार्यक्रम चलाया गया। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता नेहरू रोजगार कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा चलाया गया? जवाहर रोजगार कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया? तो वो आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसी सातवीं पंचवर्षीय योजना में सेबी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई तो भैया? सेबी। आपका देखिए सेबी क्या होता है, सेबी से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो 1988 में किसकी स्थापना की गई? सेबी की स्थापना की गई थी 1988 में। ईयर देकर पूछेगा सेबी की स्थापना कब की गई? तो 1988 में की गई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या बचेगा यहाँ से? सेबी की फुल फॉर्म, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होती है? सेबी की फुल फॉर्म होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो होते हैं ना आपके संगठन के एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको छठी पंचवर्षीय योजना में बताया, जब छठी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान चल रही थी तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, 1988 में सातवीं पंचवर्षीय योजना में किसकी स्थापना हुई? सेबी की स्थापना हुई। तो ये वो पॉइंट है जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से। देखिए इसी अब इसके बाद में जो आपका आती है योजना विकास, इनकी छठी पंचवर्षीय योजना 85 से 80 से 85, 785 से 90 तक रही। अब बात आती है लिखना ये योजना विकास क्या है योजना के बीच में। तो योजना विकास देख लेंगे क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों लाया गया। तो देखिए भाई 1985 से जो 90 का कार्यकाल था इस दौरान भारत की जो गति थी वो काफी गिरती चली गई और 1990 तक पहुंचते पहुंचते भारत सरकार के पास में 1990 तक पहुंचते भारत सरकार के पास में इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो अपने कर्मचारियों की सैलरी दे सके। केवल 15 दिन की सैलरी बची हुई थी भारत सरकार के पास में। 15 दिन की अपने कर्मचारियों की सैलरी देने का पैसा बचा हुआ था। तो भैया इसका क्या प्रभाव पड़ता? मैंने कहा भारत का जो होता ना फॉरेन जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो डाउन हो गया था। अगर विदेशी मुद्रा भंडार डाउन हो जाएगा, आप ऐसा तो है नहीं कि सब देर आपके पास में जाए कि भाई आप हमसे इतने रुपए ले लो और हमें पेट्रोल दे दो, या ईरान के पास में जाओ, ईरान के पास में वो क्या करेंगे, वो कहेंगे आपको जितना तेल चाहिए हम दे देंगे, लेकिन आपको तेल वगैरह खरीदने के लिए हमें पेमेंट किसी में खरीदना करना पड़ेगा, डॉलर में करना पड़ेगा। एक बड़ी समस्या हुई, हमारे पास तो रुपए हैं, डॉलर हमारे खत्म हो लिए। क्यों खत्म हो लिए? क्योंकि हमारा निर्यात क्या पड़ा था, निर्यात ठप हो चुका था। अब विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ेगा? विदेशी मुद्रा भंडार तो तभी बढ़ेगा ना जब हम निर्यात करेंगे। हमने किसी देश को कोई सामान बेचा और तो हमारे पास में क्या आएगा? विदेशी मुद्रा आएगी। या दूसरी प्रकार से किस तरह से आएगा? दूसरा आ सकता है कोई कंपनी भारत में आकर निवेश करे, कोई कंपनी भारत में आकर निवेश करेगी, कोई फैक्ट्री वगैरह, तो वो भारत सरकार के पास में डॉलर देगी। तो वो भी समस्या उत्पन्न थी क्योंकि भारत की जो नीति थी वो ऐसी थी कि कोई विदेशी कंपनी भारत में ना आए 1990 से पहले। भैया ऐसा क्यों था कि 1990 से पहले कोई विदेशी कंपनी भारत में नहीं आ सकती थी? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए ही आई थी। तो भारत सरकार जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने सोचा कि कहीं ये विदेशी भारत को दोबारा अपना उपनिवेश न बना ले, इसलिए विदेशी कंपनी की भारत में एंट्री बैन थी। यदि एंट्री होती भी थी ना तो उसे बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था, कई प्रकार के रजिस्ट्रेशन और सरकार की बहुत सारी पाबंदियां। तो इस कारण विदेशी कंपनियां भारत में नहीं आ रही थी, और जब विदेशी कंपनियां भारत में नहीं आ रही थी तो क्या हो रहा था? भारत के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, वो सब सरकारी सेक्टर की तरफ भागे जा रहे थे। अच्छा ये बात है, मैंने कहा यही बात है। तो 1990 के बाद में 3 नीति अपनाई गई, उदारीकरण,
एक तो उदारीकरण की नीति अपनाई गई कि कोई यदि विदेशी कंपनी भारत में आती है तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उसकी मांग को माना जाएगा। तो एक उदारीकरण की नीति अपनाई गई। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण अपने अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ये क्या हुआ? वैश्वीकरण हुआ, ये वैश्वीकरण हुआ। और निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन नहीं, कुछ क्षेत्रों का प्राइवेटाइजेशन, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उस प्राइवेट सेक्टर से सरकार टैक्स लगाएगी, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, वो टैक्स किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा। और उस प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होगी, वो उनकी अपनी समस्या होगी, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो उनकी कार्य क्षमता कैसी होती है? डाउन होती है। जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं उनकी कार्य क्षमता ऊपर होती है। तो क्या हुआ भैया? ये एलपीजी की नीति अपनाई गई थी 1951 में। इसी कारण यहाँ पर दो योजनाओं का अपनाए गए। राजनीतिक अस्थिरता, भुगतान असंतुलन, संकट के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं पर लागू होने में 2 वर्ष का विलंब हुआ। तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली, 8वीं को लागू होने में 2 वर्ष का विलंब लगा। जो बातें मैंने आपको बताई ना वही सेम बातें थी। और देखिए 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव जी के द्वारा, और उस समय कौन थे हमारे? उस समय वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी। वित्त मंत्री कौन थे हमारे? मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। ये नरसिम्हा राव और ये वित्त मंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी, इन्हीं के द्वारा प्राइवेटाइजेशन यानी एलपीजी की नीति लागू की गई थी। क्या की गई थी भैया? इन दोनों के द्वारा एलपीजी की नीति लागू की गई थी इन दोनों के द्वारा, और इन दोनों ने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल लिया था। अब देख लेंगे ये एलपीजी की नीति, ठीक है। देखिए 1991 के आर्थिक सुधार, देखिए जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, जो बातें मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ सेम चीजें मेरे पीछे लिखी हुई है, सेम बातें मैंने क्या लिखी है? पीछे लिखी हुई है। एक एक पॉइंट को आपको पकड़ के बताऊंगा। भाई 1991 के पास में, भारत सरकार के पास में 15 दिन की सैलरी देने का पैसा नहीं बचा था। इसी कारण सरकार ने सेक्टर को प्राइवेट करना शुरू कर दिया, और नीति को कैसे भैया? जो विदेशी कंपनी भारत में आके व्यापार कर सके उन कंपनियों के लिए उदारीकरण की नीति अपनाई गई। उनके ऊपर सरकारी जो बंदिश होती थी उनको खत्म कर दिया गया। और आपकी जो वैश्वीकरण के द्वारा क्या हुआ? जो हमारा व्यापार बढ़ेगा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमें व्यापार करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो वही बातें मैंने आपको बताई भैया, वही बातें क्या बताई थी मैंने आपको बताई हैं। यहीं पर आईएमएफ की क्या होती है? हमारे भारत में एंट्री होती है। ये आपने सुना होगा ना कि अर्थव्यवस्था में हर तीसरे माह बताया जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी गति से बढ़ रही है, वो आईएमएफ के कारण बताते हैं। और जो चलती है ना सब्सिडी, किसानों को सब्सिडी सरकार नहीं दे रही है, नहीं कर रही, तो उन सब में एक आईएमएफ का एक अहम रोल होता है। सरकार अपनी मर्जी से सब्सिडी नहीं दे सकती अधिक, तो किसका रोल होता है उसमें? आईएमएफ का रोल होता है। अब देख लेंगे एलपीजी रिफॉर्म, पहला उदारीकरण, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करके आर्थिक नियम को उदार बनाया गया जिससे विदेशी कंपनी भारत में आ सके। निजीकरण, सरकारी क्षेत्र के कंपनियों को प्राइवेट किया गया, सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटी। दूसरा वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था कैसा किया गया भैया? वैश्विक की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया, जिससे हमारा क्या हुआ? निर्यात बढ़ गया। इन सुधारों को नरसिम्हा राव सुधार के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी। ये हमारे वित्त मंत्री जी हैं मनमोहन सिंह। अब देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ने से पहले आपको एक सिद्धांत बताना चाहता हूँ यहीं पर, वो क्या है देख लेना एक बार थोड़ा सा। अब देखिए कोई विदेशी कंपनी है, अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार होता है इनके द्वारा, छोटा सा बता देंगे एक बार। कोई विदेशी कंपनी है, उस कंपनी ने क्या किया? भारत के अंदर निवेश किया, निवेश करेगी। अब जो कंपनी भारत के अंदर निवेश करेगी तो किस लिए करेगी? वो निवेश करेगी उत्पादन के लिए। उसी उत्पादन को उत्पादन करने के लिए किसकी हमें जरूरत पड़ेगी? उत्पादन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कर्मचारी की। और जब हमें कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी तो इन कर्मचारी से हमें मिलेगा रोजगार। भाई देखिए उत्पादन करने के लिए हमें रोजगार के तो मिलेगा नहीं मिलेगा, और जब हमें रोजगार मिलेगा तो इन कर्मचारी क्या बढ़ेगी भैया? इन कर्मचारी की बढ़ेगी क्रय क्षमता। क्या बढ़ेगी? इनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी। क्रय क्षमता बढ़ेगी। क्रय क्षमता बढ़ने के बाद में क्या होगा? क्रय क्षमता बढ़ेगी तो इनकी मांग बढ़ेगी। अब देखिए जब बाजार में क्या, जब आप लोग जाएंगे किसी वस्तु के उत्पादन के लिए
तो वहां पर उस वस्तु की पहले से मांग है, तो अधिक किसान क्या करेंगे, अधिक लोग उसका उत्पादन करना शुरू कर देंगे। अधिक लोग उसका उत्पादन करना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, उन चीजों का अधिक उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। अधिक उत्पादन करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी, और जब अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी तो उनको रोजगार मिलेगा। जब लोगों के पास में रोजगार अधिक होगा, उनकी मांग फिर बढ़ जाएगी, उनकी क्रय क्षमता बढ़ जाएगी, और ये क्रम धीरे 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 आगे चलता रहता है। ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था को काफी डेवलप कर देता है, क्योंकि जब लोगों के पास में रोजगार होता है ना, तो वो क्या करते हैं भैया, अधिक सामान खरीदते हैं, खाने पीने की वस्तु अधिक खरीदते हैं। लेकिन जब देखिए हम हमारे जैसे लोगों के पास में रोजगार नहीं है, तो हम क्या सोचेंगे, उनमें चलो रहने दो, इस चीज को नहीं खरीदते। लेकिन अब किसी व्यक्ति के पास में 50 से 55 हजार रुपए की सैलरी आ रही है, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ खरीद के लाएगा, तो उसकी क्या है, क्रय क्षमता मजबूत है। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या है, उसके पास में रोजगार नहीं है। ये क्या है भैया, ये कुछ सिद्धांत होते हैं अर्थव्यवस्था के। यही इन सिद्धांतों को ये मनमोहन सिंह जी जानते थे, और इन्होंने इन्हें भारत में लागू किया, और भारत की गिरती हुई साख को बचा लिया। अब देख लें भैया 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 1 अप्रैल 1992 से कब तक रही, 1997 तक रही। पहला कार्यकाल यहाँ तक पूछा जाएगा, क्योंकि कांस्टेबल लाइन में केवल कार्यकाल ही पूछा जाता है। ये जो बातें मैंने आपको बताई ना, पीसीएस वगैरह में पूछी जाएंगी। दूसरा, जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। मॉडल पूछा जाएगा। मॉडल क्यों इस योजना का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उदारीकरण नीति के बाद में, एलपीजी सुधार के बाद में पहली पंचवर्षीय योजना थी। लिखेंगे एलपीजी, एलपीजी सुधार के बाद पहली पंचवर्षीय योजना, पहली एफवाईपी। एफवाईपी का मतलब 5 ईयर प्लान थी, इस तरह से लिख लेंगे नोटमेंट करके। तो किस मॉडल पर आधारित थी आपकी, जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। आधारभूत ढांचे के विस्तार पर बल दिया गया, जो बातें मैंने आपको बताई वो आधारभूत ढांचा। मुख्य प्राथमिकता था मानव संसाधन का विकास। मुख्य प्राथमिकता क्या रहा इसका, मानव संसाधन का विकास रहा। मानव संसाधन का विकास इस योजना का मुख्य लक्ष्य रहा। अब देखिए भैया, मानव संसाधन क्या होता है, देखिए मानव संसाधन होता है नहर का निर्माण करना, पुलों का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, और क्या करना, गरीब लोगों की मदद करना, शिक्षा व्यवस्था ऊपर करना, और क्या करना भैया, स्वास्थ्य सेवाएं जारी करना। भैया एक बार बताओ, 1990 में तो भारत सरकार के पास में अपने कर्मचारियों की सैलरी का पैसा नहीं था, एकदम इतना पैसा कहां से आ गया 1997 तक। मैंने कहा वो जो नीति अपनाई गई थी ना, उदारीकरण की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो नीति इतनी महत्वपूर्ण थी। उसके बाद में भारत सीधे अपने कामयाबी की ओर बढ़ता चला गया, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में आई, उन्होंने भारत में निवेश करा, तो भारत का राजकोष बढ़ गया। और जब उत्पादन हुआ, उत्पादन होने के बाद में हमने निर्यात करना शुरू कर दिया, विदेशों को चीजें बेचनी शुरू कर दी, तो हमारा क्या आपस में राजकोष बढ़ता चला गया। और जब सरकार का राजकोष बढ़ जाएगा, तो सरकार क्या करेगी, सरकार करेगी मानव कल्याण। मानव कल्याण में क्या आता है, पुल बना दिए, सड़क बना दी, पुल बना दी, सड़क बना दी, अस्पताल बना दिए। तो इसी कारण ये नीति मानव संसाधन के विकास पर आधारित थी। इसमें रटने वाली कुछ भी चीजें नहीं है, यदि आप इन्हें समझ के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें विकास दर जो था ना, विकास दर 5.6 था, लेकिन 5.6.68 इसकी वृद्धि दर रही थी वास्तविक। अब प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है, प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। प्रमुख योजनाएं 1993 में शिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम चलाया गया। मैंने आपको बताया नेहरू रोजगार कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। नेहरू रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, और प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम 1993 में चलाया गया 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सर कि आपको शिक्षित बेरोजगार नजर इस फोटो में नजर आ रहे होंगे। दूसरा था भाई 1 जनवरी 1995, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट कर लेना। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का क्या बना, सदस्य बना। WTO का क्या बना, सदस्य बना। ये WTO का मुख्यालय है। अब WTO से कई प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। भारत कब सदस्य बना इसका, भारत सदस्य बना इसका 1995 में। WTO की स्थापना कब हुई, तो देखिए इसकी स्थापना जो थी 1944 में हुई थी, जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में, और भारत सदस्य बना इसका 1995 में। तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। WTO की स्थापना 1944
और भारत सदस्य बना 1995 में। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि हिंदी में पूछे तो विश्व व्यापार संगठन, यदि इंग्लिश में पूछ लेगा तो लिख लेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका यहाँ इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सदस्य क्यों बना भारत इसका? 1995 में सदस्य क्यों बना, उससे पहले क्यों नहीं बना? क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म लाए थे हम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन का नतीजा था जो हम डब्ल्यूटीओ के सदस्य बने, क्योंकि हमारी अपनी अर्थव्यवस्था को विदेश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके कारण डब्ल्यूटीओ के सदस्य बनना जरूरी था। नेक्स्ट पॉइंट आज आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना, आप देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा ना, केवल 8 ही पंचवर्षीय योजनाओं तक की थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से तुमका केवल कार्यकाल पूछा जाएगा 9 से लेकर 12 तक। हम तो तेज करके देखेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब चली भैया? 1997 से 2002। अब इनके बीच में कोई योजना अवकाश नहीं आने वाला। विकास दर 6.8 था, लेकिन यहाँ पर घटी लगातार। पिछली अर्थव्यवस्थाओं में जो पिछली पंचवर्षीय योजनाओं थी, वहां पर हमारा कम रहता था, लेकिन हमें प्राप्त ज्यादा होता था। यहाँ पर हमने अधिक की सोचा, लेकिन हमें कितना मिला? 5.4 घट के मिला। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। सामाजिक न्याय क्या होता है? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है कि देखिए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के साथ में भी उसी तरह से न्याय होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ में न्याय होगा। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ब्राह्मण को अलग सुविधाएं दे दी, क्षत्रिय को अलग सुविधाएं नहीं, क्योंकि उस समय से पहले भारत में ये विचारधारा चली आ रही थी। हालांकि कानूनी रूप से लीगल नहीं थी, लेकिन विचारधारा में चलती आ रही थी, तो उन सबको समाप्त करना क्या हुआ? सोशल जस्टिस का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब 2002 से 2007 तक चली 10वीं पंचवर्षीय योजना। मुख्य प्राथमिकता था पिछले वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रखते हुए तीव्र विकास करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक। 31 मार्च 2012 तक अब 11वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल रहा। मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तीव्रता और अधिकतम समावेशी विकास। अधिकतम समावेशी विकास की ओर भाई हमने 9% की दर से हमने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का सोचा, लेकिन हम कितनी मिली? 7.9 की गति से बढ़ी। अब आती है हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजनाएं। 11वीं तो नहीं होगी, 12वीं योजना कहाँ गई? तो देखिए आज की क्लास में हमने अपनी पंचवर्षीय योजना क्या करी भैया? कंप्लीट करी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।